नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा कि चीन के होश उड़ाने को तैयार भारत। एलएसी पर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 11 बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास देखे गए 4 संदिग्ध अलर्ट पर सुरक्षा बल। जम्मू शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। आगे आपको बताएंगे कि मालदीव के रक्षा मंत्री का भारत में स्वागत देख बौखलाया चीन, विदेश मंत्री को माले भेजा, मोइजू से की मुलाकात। और खबर में आगे जिक्र होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे भारत के चाणक्य, अमेरिका की नई सरकार से बढ़ाएंगे दोस्ती। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाएगा 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ की कहानी आपको बताएंगे। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की हम इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लाइक के लिए कर रहे हैं, तो अपना कीमती लाइक हमें ज़रूर दीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीन के होश उड़ाने को भारत अब तैयार है और एलएसी पर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 11 बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखा दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के मद्देनजर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 11 महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट संरक्षित इलाकों के विकसित किए जाएंगे और इनमें दूरसंचार नेटवर्क, गोला बारूद भंडारण सुविधाएं और अन्य रणनीतिक ढांचे शामिल हैं। 2020 में हुई गलवान घाटी झड़प के बाद से भारत ने लद्दाख में अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने पर जोर दिया है। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में सेना की तेज तैनाती और परिचालन की तैयारी को और मजबूत करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक जिन प्रमुख प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया है उनमें इन्फेंट्री बटालियन कैंप और आर्टिलरी रेजिमेंट पोस्ट की स्थापना, आर्मी सिग्नल कॉर्प्स के तहत मोबाइल टेलीकॉम टावर लगाना, गोला बारूद भंडारण के लिए फॉर्मेशन एम्यूनेशन स्टोरेज फैसिलिटीज बनाना शामिल है। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट और बोट शेड क्षेत्र का निर्माण और हानले गांव में कचरा निपटान और प्रोसेसिंग प्लांट लगाना भी शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान बॉर्डर के पास देखे गए 4 संदिग्ध अलर्ट पर सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित खौर सेक्टर के धखड़ गाँव में 4 संदिग्ध देखे जाने के बाद जम्मू और सांबा जिले के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। दरअसल कुछ दिनों में सीमावर्ती इलाकों में घना कोहरा छा रहा है। आतंकी इसका फायदा उठाकर घुसपैठ की फिराक में रहते हैं, इसीलिए जैसे ही संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिली, विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जम्मू शहर को सीमावर्ती इलाकों से जोड़ने वाले विभिन्न मार्गों के नाकों पर भी सख्ती कर दी गई है। इन इलाकों से आने वाले वाहनों को जांच के बाद भी शहर में दाखिल होने दिया जा रहा है। वहीं सुरक्षा बलों के शिविरों में जवानों को चौकस रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। जम्मू में सभी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थलों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मालदीव के रक्षा मंत्री का भारत में स्वागत देख बौखलाया चीन, विदेश मंत्री को माले भेजा, मोइजू से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मालदीव की आकस्मिक यात्रा की और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर चर्चा की। भारत के साथ मालदीव की बढ़ती नज़दीकियों के बीच चीनी विदेश मंत्री ने ये यात्रा की है। कम्युनिस्ट पार्टी के शक्तिशाली पोलित ब्यूरो के सदस्य वांग ने अपने एक यात्रा से लौटते वक्त शुक्रवार को माले में ठहराव के दौरान मोइजू से भेंट की। वांग यी माले तब पहुंचे हैं जब मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद हसन मौमून भारत दौरे पर हैं। भारत में मालदीव के रक्षा मंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे भारत के चाणक्य, अमेरिका की नई सरकार से बढ़ाएंगे दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। भारत की ओर से इसे लेकर एक बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ट्रंप वेंस उद्घाटन समिति के निमंत्रण पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित डोनाल्ड जे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाएगा 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ की कहानी आपको बता दें कि प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ शुरू हो रहा है। अगले 45 दिनों तक करोड़ों लोग पवित्र स्नान के लिए संगम में डुबकी लगाएंगे और यह महाकुंभ कई मायनों में खास है, जिसमें बड़े पैमाने पर तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था और कई नई योजनाएं शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सोनमर्ग में करेंगे जेट मोड टनल का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का दौरा करेंगे। 11
8:45 पर वो सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग टनल परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें 6.5 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग मुख्य टनल, एक निकास सुरंग और प्रवेश मार्ग शामिल है। समुद्र तल से 8650 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ये परियोजना लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों से बचाएगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कौन हो सकता है गणतंत्र दिवस पर भारत का मुख्य अतिथि? क्या है इसका पाकिस्तानी कनेक्शन? आपको बता दें दोस्तों कि 26 जनवरी अब नज़दीक है और भारत गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा है। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। हालांकि सरकार की ओर से इस यात्रा की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि इस मामले में काफ़ी पेंच फंसा हुआ है। ये पेंच पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुबियांतो भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार इसको लेकर चिंतित है। भारत नहीं चाहता कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत यात्रा के बाद सीधे पाकिस्तान के लिए उड़ान भरें, क्योंकि इससे गलत संदेश जा सकता है, खासकर जब पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते सीमा पार आतंकवाद और अन्य मुद्दों को लेकर खराब हैं। भारत ने इस मुद्दे को राजनीतिक चैनलों के माध्यम से इंडोनेशिया के सामने उठाया है और उम्मीद कर कहा है कि सुबियांतो को गणतंत्र दिवस समारोह के बाद पाकिस्तान ना जाने के लिए मनाया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ की व्यवस्था देख पूरी दुनिया संग पाकिस्तान के लोग भी दीवाने, बरेलवी मौलाना ने की सीएम योगी की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। रविवार को एक वीडियो जारी करते हुए मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि कुंभ मेले की शानदार व्यवस्था पर पूरी दुनिया के लोग फिदा हो गए हैं। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जनता भी इस इंतज़ाम पर तारीफ़ें कर रही है। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने कहा कि पाकिस्तान के लोग हमेशा हिंदुस्तान की बुराइयां करते और खिलाफ में बोलते रहते हैं। अब पाकिस्तान की जनता ने सोशल मीडिया के जरिए कुंभ मेले के इंतज़ाम को देखा। यहाँ की सजावट, रख रखाव पर वहाँ की जनता खूब तारीफ़ें कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंतज़ाम है। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए खाने, ठहरने और स्नान करने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था की पूरी दुनिया कायल होकर तारीफ़ कर रही है। पाकिस्तान के नेता, जनता भी तैयारियों की तारीफ़ कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 100 अफगानी संगीतकारों के निर्वासन पर अदालत ने बजाया पाकिस्तान का बैंड और दे दिया ये फैसला। जी हाँ दोस्तों, पेशावर उच्च न्यायालय के पाकिस्तान में राजनीतिक शरण चाहने वाले 100 से अधिक अफगान संगीतकारों के जबरन निर्वासन पर रोक लगा दी गई है और संघीय सरकार को 2 महीने में उनके मामलों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। पेशावर उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने शुक्रवार को दलीलें सुनने के बाद मामले का निपटारा कर दिया और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि वो 2 महीने के दौरान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। न्यायमूर्ति वकार अहमद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हशमतुल्लाह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। हशमतुल्लाह ने दलील दी कि वो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन तालिबान सरकार की स्थापना के बाद अपनी जान को खतरा में देखते हुए वो पाकिस्तान चले आए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वो पहले ही अपनी आजीविका खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उन्हें और अधिक उत्पीड़न तथा जबरन निर्वासन की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को चुनाव में उनकी जगह दिखा दी। अमित शाह खूब बरसे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना युवा चीफ उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शाह ने दूर टूक कहा कि महाराष्ट्र ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को 2024 के चुनाव में उनकी जगह दिखा दी। पवार की विश्वासघात की राजनीति महाराष्ट्र में भाजपा की चुनावी जीत से समाप्त हो गई। महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी ही सच्ची एनसीपी है। शिरडी में राज्य बीजेपी सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने पिछले साल के चुनावों में वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को खारिज करके एनसीपी प्रमुख पवार और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी है और 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा, एनसीपी और शिवसेना के महायुति गठबंधन ने राज्य की 288 सीटों में से 230 सीटें जीती। भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे आगे रही। विपक्षी महाविकास अघाड़ी 46 सीटों पर सिमट गई, जबकि एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी को क्रमशः 10 और 20 सीटें मिली। शाह ने कहा कि शरद पवार ने 1978 में महाराष्ट्र में दंगा फटकार की राजनीति शुरू की, जिसे 2024 में लोगों ने नकार दिया और इसी तरह वंशवाद की राजनीति और उद्धव ठाकरे के विश्वासघात को भी नकार दिया गया।
दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के खौफ से चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर कब्जा भी कर सकते हैं और यहाँ पर बड़ा बयान ये पाकिस्तानी विश्लेषक का सामने आ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का सिर कहे जाने वाला वखान कॉरिडोर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है और इसकी शुरुआत पाकिस्तानी रक्षा हल्कों के हवाले से किए गए दावों के बाद हुई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने की योजना बनाई है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि वखान कॉरिडोर में पाकिस्तान के साथ चीन की भी दिलचस्पी है। वखान को लेकर पाकिस्तान और चीन एक साथ आ रहे हैं और इसकी बड़ी वजह भारत को लेकर दोनों का डर है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। उस समय पाकिस्तान में अफगानिस्तान को लेकर बड़ी उम्मीद जगी थी। इसमें वखान कॉरिडोर का मुद्दा भी शामिल था। पाकिस्तानी विश्लेषक कामरान यूसुफ ने दावा किया कि चीन और पाकिस्तान ने पहले से योजना बना रखी थी कि वखान कॉरिडोर को अफगान तालिबान से 100 साल के लिए ले लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान में 10 साल की तानाशाही थोपने की योजना चल रही है। इमरान खान ने ये बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की जेल में जो बंद हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने कहा कि जब तक मौजूदा फांसीवादी व्यवस्था कायम रहेगी तब तक आर्थिक प्रगति कभी हो ही नहीं सकती है और इसी के साथ चेतावनी दे डाली है कि पाकिस्तान में 10 साल की तानाशाही थोपने की योजना है। उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान में 10 साल की तानाशाही थोपने की योजना है, जिसमें से 2 साल अभी बीत भी चुके हैं। जो जज या पुलिस अधिकारी उत्पीड़न में शामिल होते हैं उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ गैर कानूनी फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर को प्रमोशन दे दिया गया और जबकि रावलपिंडी और सरगोधा के जजों को बर्खास्त कर दिया गया जिन्होंने निष्पक्ष फैसले दिए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों ने देश में योग्यता और कानून के शासन को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों अगर इमरान खान की बात माने तो बहुत ही भयानक स्थिति पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में तानाशाही थोपी जा चुकी है और 10 में से 2 साल तानाशाही के बीत भी चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इमरान खान ने आगे कहा कि देश में आर्थिक प्रगति तब तक नहीं होगी जब तक मौजूदा फांसीवादी व्यवस्था कायम है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को भेजा अखंड भारत इवेंट का न्योता, जिसके बाद पाकिस्तान बोला कि जी हाँ हम तो इसमें ज़रूर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे होने पर सेमिनार आयोजन करने जा रहा है। 14 जनवरी को दिल्ली के मंडपम में आयोजित होने वाले इस सेमिनार के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत अविभाजित भारत का हिस्सा रहे पड़ोसी देशों को भी न्योता भेजा गया है और पाकिस्तान ने तो अपनी भागीदारी की पुष्टि भी कर दी है और कह दिया है कि वो ज़रूर इसमें आएगा। बांग्लादेश से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि इस सेमिनार के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के अधिकारियों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रतिनिधि भी अतिथि सूची में हैं। आईएमडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम चाहते थे कि आईएमडी की स्थापना के समय अविभाजित भारत का हिस्सा रहे सभी देशों को अधिकारी समारोह का हिस्सा बने। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश के 2 टुकड़े हो गए तो पाकिस्तान चले जाओ, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुसलमानों पर बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भारत के मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में सनातन संवाद में पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भारत के मुसलमानों को या तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान का फिर से भारत में विलय होना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। तथ्य यह है कि किसी समय हिंदू मुस्लिम दोनों इस देश में रहते थे और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। आज़ादी की लड़ाई के बाद जब अंग्रेज़ भाग गए तो ये कहने लगे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ये बात मुस्लिमों ने की, हिंदुओं ने तो कहीं नहीं। कोई इतिहास नहीं है कि हिंदुओं ने कहा हो कि हम मुस्लिमों के साथ नहीं रह सकते, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें अलग करिए, हमारी ज़मीन बांटिए। उन्होंने कहा कि जब धर्म के आधार पर हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए हैं और मुसलमान वहां जाकर रहने लगे, उसे इस्लामिक देश भी बना लिया, तो भी कुछ लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं। अब जब आपने अपना देश ले लिया तो बंटवारे के बाद मुसलमानों को अपने देश में रहना चाहिए। बंटवारा भी हो गया और फिर भी हमारे घर में पैर पसार कर रह रहे हैं। तो दोस्तों ये बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का था। आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं
अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बदल जाएगा दिल्ली यूपी का मौसम, आंधी तूफान और शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। जी हाँ दोस्तों, IMD के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर से निजात नहीं मिलेगी। अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली NCR में बारिश और आंधी की भविष्यवाणी की गई है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद तापमान में और ज़्यादा गिरावट होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में भी 11 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। 12 और 13 जनवरी को पूर्वी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। IMD के अनुसार 12 और 13 जनवरी को हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। IMD ने 11-12 जनवरी को कश्मीर के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है। कश्मीर में इस समय शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और कई जगहों पर तो तापमान माइनस में है। मौसम विभाग की माने तो बिहार, बंगाल में 11-13 जनवरी, यूपी में 12-15 जनवरी, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 13 जनवरी को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम मंदिर की पहली वर्षगांठ, CM योगी ने रामलला के चरणों में झुकाया शीश, बोले राम है तो राष्ट्र है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ प्रतिमा द्वादशी के अवसर पर श्री राम मंदिर में उन्होंने पूजा की और इसके बाद योगी ने अपने संबोधन में कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि आज से 1 साल पहले 500 साल का इंतजार खत्म करके राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि हर दिन औसतन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और 2014 से पहले अयोध्या में बिजली भी नहीं थी। योगी ने कहा कि अयोध्या में साफ सफाई नहीं थी, अयोध्या में कोई एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन आज अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अयोध्या में 4 लेन और 6 लेन सड़कें बनाई गई हैं। सरयू नदी के घाट देश भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और उन्होंने कहा कि अगर हम जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बटे रहे तो सबसे पहले इसका खामियाजा धार्मिक स्थलों को भुगतना पड़ेगा। हम सभी को एकजुट रहना चाहिए। 1 साल पहले PM मोदी ने भी कहा था कि भगवान राम राष्ट्र के प्रतीक हैं। राम है तो राष्ट्र है, राष्ट्र है तो राम है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह का बड़ा बयान, डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन देश के लिए बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ड्रोन देश के लिए चुनौती बने हुए हैं। इनको लेकर सख्त कदम उठाने होंगे। अमित शाह ने शनिवार को नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में आयोजित एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने 2 टूक कहा कि केंद्र नशीले पदार्थों की बिल्कुल भी तस्करी देश के अंदर या बाहर नहीं होने देगा। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने न केवल नशीले पदार्थों के कई नेटवर्क को खत्म करने में सफलता पाई है, बल्कि उनसे जुड़े आतंकवाद को भी नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में नार्को आतंकवाद के कई मामले का भंडाफोड़ किया गया है और ये बड़ी उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ड्रोन का इस्तेमाल आज भी हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रगति यात्रा पर CM नीतीश, दरभंगा को 2000 करोड़ की 180 योजनाओं की सौगात। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को प्रगति यात्रा के क्रम में दरभंगा वो पहुंचे और सिंहवाड़ा प्रखंड के सिमरी में वृहद आश्रय गृह व कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान उन्होंने जीविका दीदियों एवं टोला सेवकों से मुलाकात की। यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी समेत कई सारे नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे निवेदन, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जिसमें अब चीन की किसी भी खुराफात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है और ईस्ट लद्दाख में अब आयुध भंडार यानी कि हथियारों का भंडार बनाया जाएगा। और इसमें जो एक रुकावट थी वो ये थी कि वाइल्ड लाइफ पैनल ने मंजूरी नहीं दी थी, अब उसने हरी झंडी दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञ पैनल ने पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर गोला बारूद भंडार बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक प्रस्तावों का रास्ता अब साफ कर दिया है।
21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और मीटिंग में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड ने हानले और फोटिला के पास रणनीतिक स्थानों पर फॉर्मेशन गोला बारूद भंडार सुविधा की स्थापना को अब मंजूरी दे दी है और इसके अलावा रणनीतिक उपकरणों के भंडारण के लिए अन्य स्थानों पर भूमिगत गुफाओं की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार से अगर चाइना और भारत के संबंधों को देखें तो बॉर्डर जो उसका वेस्टर्न बॉर्डर है वो ज़्यादातर डिस्टर्ब रहता है और ऐसे में लद्दाख जैसे राज्य में दो प्रकार की चैलेंजेस हैं कि जब बर्फ़बारी होती है, जब रोड जो है वो ऑल वेदर रोड्स अब बनाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द सीमा तक पहुंचा जा सके, तो ये चैलेंज रहता है कि कैसे बॉर्डर तक जल्द से जल्द मोबिलिटी हम अपने जो सैन्य जो दस्ते हैं उनको भेज सकें वहाँ तक। लेकिन अब हमने एक और तरीका भिड़ाया है कि क्यों ना हम बॉर्डर के पास ही और अपने जो हथियार हैं उसका भंडार बढ़ा लें